जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का जो आपका सिलेबस है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के डिस्कस करूँगा। ध्यान रहे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे यानी फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्वेश्चन थे उनको आप मिलाइएगा। अब यहाँ सिलेबस को डिस्कशन करने के पीछे उद्देश्य है कि न केवल आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टच करें, इसके अलावा पूरे पैटर्न को भी समझें। देखिए, पैटर्न की यदि हम लोग बात करें आप लोगों के साथ, तो ये जो पेपर है आप लोगों का वो कितने का होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग इस पूरे वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट बन जाती है आपके लिए चीज़ें। और यदि आपको ये सिलेबस चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा एज इट इज, तो वहाँ से आप लोग इसको और अच्छे से डिटेल से देख पाएंगे। देखिए, सेमेस्टर सेकंड जो है आपके पेपर 70 नंबर का ही होगा। आपके जो इंटरनल असेसमेंट होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। रेगुलर बच्चों के लिए जो है इंटरनल असेसमेंट मिड टर्म टेस्ट के रूप में होते हैं और प्राइवेट बच्चों के लिए जो भी व्यवस्था होगी बाद में बता देंगे। 50 नंबर का जो है प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ है और सेकंड सेमेस्टर में भी होगा। अच्छा, एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, कैसे आपको उत्तर लिखना है, सबको लेकर के ही हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसलिए आप लोग पूरा देखना। अच्छा, एक चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि पेपर का नाम क्या है। तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी ये आपके पेपर का नाम है। तो पहले तो आप लोग पेपर के नाम को बहुत अच्छे से याद कर लें कि आपके पेपर का नाम क्या है और उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन को जो है आगे बढ़ाएंगे। एक प्रकार से जलवायु भूगोल और सामुद्रिक भूगोल के नाम से हम जानते हैं इसको, जलवायु विज्ञान और भूगोल के नाम से। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। यदि आप लोग सेक्शन ए की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं, यानी ये 20 मार्क्स का है पहला सेक्शन, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही था, सेकंड में भी यही रहेगा। सेक्शन बी में जो है आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 10 × 5, तो 50 मार्क्स यहाँ से वेटेज के रूप में निकल करके आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको और जिस सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बेटा, आप प्रॉपर तरीके से कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा ये वीडियो भी यदि आप लोग शेयर करोगे, साझा करोगे, व्यूज़ आएंगे तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप सबको ऐसा लगता होगा कि सर ऐसे ही बना देते हैं, बाकी बेटा इसमें बहुत टाइम लगता है और समय जब खर्च होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ें और देखें। देखिए, यूनिट फर्स्ट से हम लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन और संरचना वाला जो पोर्शन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है हीट बजट यानी ऊष्मा संतुलन और सूर्यताप का। तो एक क्वेश्चन यदि आप इन दोनों को करते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, यदि इस सेक्शन से आप लोग देखते हो तो। और इसके अलावा जब आप देखोगे तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है यानी जो वायुमंडलीय तापमान है, इसका क्षैतिज और लंबवत जो वितरण है उसको लेकर के भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बन सकता है। यदि इसको आप लोग स्किप करते हैं तो फिर आप लोग जो है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है यानी वायुमंडलीय दाब है इसको भी पढ़ सकते हो। मेरे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ऊपर के 2 हैं, जहां आप लोग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देन आप लोग जो हैं इंसोलेशन एंड हीट बजट यानी सूर्यताप और ऊष्मा संतुलन को लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हो। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो मेरे सामने बनता है। एक तो जो पवनें होती हैं यानी जो वाइंड्स होती हैं वो उनके पूरे प्रकार, इंक्लूडिंग आप लोग यहाँ पर जेट स्ट्रीम, ये पूरा पढ़िएगा आप लोग। तो पहला टॉपिक तो आप लोग ये पूरा पढ़ना है अपन को, जहाँ आपको वाइंड्स चाहे वो प्लेनेटरी हो, चाहे पेरियोडिक हो, चाहे लोकल वाइंड्स हो, ये पूरा आपको देखना है। और इसके बाद जो है आपको इसमें जो देखना है वो है साइकिल ऑफ प्रिसिपिटेशन यानी बरसण के प्रकार आपको अच्छे से देखने हैं। तो बरसण के प्रकार आपको पूरा देखना है
और इसके बाद जो है एयर मासेस यानी वायु राशियाँ एवं बात्रार्क यानी जो एयर मासेज और फ्रंट कॉन्सेप्ट हैं और उनका क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज है, यानी जो है वायु राशियाँ, उनके प्रकार, उनकी अवधारणा और उनका वर्गीकरण और उनके गुण। तो वायु राशि और बाताग्र दोनों ही आपको जो है यहाँ पर पढ़ने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से दोनों ही टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते। अच्छा, एक चीज़ का मैं आप बच्चों से सभी से कहना चाहूँगा बेटा कि एक तो इसकी जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आप देखोगे सविंद्र सिंह वाली बुक ही इसमें आएगी। भौतिक भूगोल वाली जो बुक है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें भी हैं, तो टॉपिक्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको साझा करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए डायग्राम्स आपको ज़रूर बनाने हैं। बिना डायग्राम के भूगोल में मार्क्स आएंगे इसकी संभावना काफ़ी कम होती है, तो डायग्राम्स आपको अच्छे से बनाने हैं। इसके बाद यदि हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें तो देखिए यूनिट सेकंड पे जब आप लोग जाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पर बहुत सिंपली साइक्लोन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर साइक्लोन्स का ही बनता है, एंड एंटी साइक्लोन। तो पहला टॉपिक मैं हर यूनिट से पिक कर रहा हूँ, यानी चक्रवात, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है और प्रति चक्रवात क्या है। तो ये चक्रवात आपको पूरा देखना है। और इसके बाद कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी अपन को पूरा पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एग्जाम में बार बार देखा जाता है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो मुझे जो लगता है, एक तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को भी आप लोग अच्छे से रीड करके जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से हर साल जो है आता है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण और ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इतना आप लोग देखोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। और बाकी टॉपिक्स को भी आप लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ना है, उनको थोड़ा बहुत देख करके चलना, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। और यदि आपको लगता है कि इनके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आपको अच्छे से कमेंट करना होगा यस लिख करके, तो मैं फिर प्रयास करूँगा। अदरवाइज जब आप लोग रुचि नहीं लेंगे तो फिर मेरी अपनी उतनी रुचि नहीं रह पाती बेटा। फिर इसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ ओशनियोग्राफी, तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, आता है मोस्टली कि समुद्र विज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र। और इसके बाद जो है उच्चावचन, यानी बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन, ये वाला, तो इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है, उच्चावचन हिंद महासागर वाले को। और इसके बाद जो है मुझे जो लगता है वो है ओशियन करेंट्स को आप लोग पूरा पढ़ के जाएं। ओशियन करेंट्स को, यानी जो महासागरीय धाराएं, ये पूरा पढ़ना है अपन को, चाहे उसमें अटलांटिक महासागर वाली धाराएं हों, चाहे वो प्रशांत महासागर की हों, चाहे हिंद महासागर की हों। तो ओशियन करेंट्स को आपको पूरा पढ़ना है, इंक्लूडिंग डायग्राम्स। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। और यदि लास्ट ईयर एंड में से कोई क्वेश्चन आ चुका है तो पेपर आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल मैंने नहीं देखा है। तो फिर आपको जो है जो ओशियन सैलिनिटी है उसके सोर्स और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा देखना है। ये आप लोग देखिएगा। यूनिट 5 की तरफ जैसे हम लोग मूव करते हैं तो टाइड्स यानी ज्वार क्या है, ज्वार के प्रकार और उत्पत्ति, इसके दोनों सिद्धांत आपको देखने हैं, जो है प्रगामी तरंग सिद्धांत और स्थिर तरंग सिद्धांत, ये पूरा देखना है अपन को यहाँ से। और इसके बाद जो है जो कोरल रीफ से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, डार्विन, मरे और डेली के जो विचार हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं। और एक जो है लास्ट में आपको ब्लू इकोनॉमी क्या है, यानी जो नीली अर्थव्यवस्था है, एक्चुअल में इसमें गैप ज़्यादा आ गया, और नीली अर्थव्यवस्था की परिभाषा और ये सब कुछ आपको देखना है यहाँ पर। देखिए मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि जो सविंद्र सिंह वाली बुक है, इसमें काफ़ी हद तक मैटर मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एच एस शर्मा की जो भौतिक भूगोल है उसमें काफ़ी मैटर है, वो आप लोग देख सकते हो। एनसीईआरटी की बुक देख सकते हो, तो यहाँ से आपको काफ़ी मैटर मिलेगा। और किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो बेटा, पैटर्न आपके साथ साझा कर दिया है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो साझा कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं अच्छा पढ़ेंगे और किसी भी तरीके से परेशान नहीं होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू बच्चों।